डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय इतिहास के जानने के जो स्रोत है वो पढ़ रहे थे। स्रोतों में हमने पढ़ा पहले धार्मिक साहित्य, कल पढ़ लिया था। आज धर्मेतर साहित्य पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में आपने पढ़ा हिंदू धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें वेद पढ़े आपने, रामायण, महाभारत, इधर त्रिपिटक, आगम, ये सब पढ़े ना। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बाद में धर्मेतर साहित्य। और धर्मेतर साहित्य में पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब है जो इतिहास लिखे गए जिसमें धर्म का उल्लेख नहीं, मतलब धर्म के आधार पर नहीं लिखे गए, सभी धर्मों को सम्मान मानते हुए जो साहित्य लिखे गए उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। अब देखो, ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें हम तो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने लिखी। प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, कल्हण, ये राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और कल्हण ने जो इसमें इतिहास लिखा वो कहाँ का इतिहास लिखा इन्होंने? कश्मीर। कहाँ का इतिहास लिखा भाई इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि कल्हण की राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है, कहाँ के इतिहास का उल्लेख मिलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में हुई थी, है ना। ये रचना भी पूछी जाती है, जिसकी रचना कब हुई? 1150 ईस्वी में हुई। और कश्मीर के दौरान जो वहाँ के राजा थे, उस राजाओं का आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, इन सब का वर्णन, वहाँ की जनता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का पूरा वर्णन मिलता है। उसके राजा के द्वारा कौन कौन से युद्ध किस क्षेत्र में किए गए, उसके अपने साम्राज्य विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई, जनता से किस प्रकार के वो कर लेते थे, जनता उनसे कितनी खुश थी, इन सब का वर्णन हमें किस में मिलता है? भारतीय इतिहास को जानने का राजतरंगिणी मिलता है, कश्मीर के इतिहास का। चलो, नंबर 2 अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र, वैसे ये कौटिल्य जो है, इस कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र न होकर इसको एक तरह से अब राजनीतिक ग्रंथ कह सकते हैं, है ना। हालांकि अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य माना जाता है, जिसमें आय व्यय से संबंधित आंकड़े, लेकिन केवल ये आर्थिक क्रियाओं पर ही आधारित नहीं थी। मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है केवल आर्थिक क्रियाओं पर आधारित नहीं है, आर्थिक क्रियाओं के साथ ही साथ ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये उस समय की राजा की स्थिति, यानी राजा को सप्तांक सिद्धांत दिया इन्होंने, है ना। सप्तांक सिद्धांत में इनके मित्र कौन कौन हैं, वो किस किस को साथ लेकर चले, सर्वोपरि कौन राजा है, उसके बाद में प्रधानमंत्री है, उसके बाद में अमात्य है, उसके बाद में मित्र है, उसके बाद में दुर्ग है, उसके बाद में कोष है ना। ये 7 सिद्धांतों का वर्णन किया। और 7 सिद्धांतों के साथ ही साथ संपूर्ण भारत में, है ना, संपूर्ण भारत की इन्होंने उस दौरान की सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था, समाज का रहन सहन कैसा था, वहाँ का खान पान कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो किस धर्म को अपनाते थे, राजा के दिए आदेशों की पालना वो शहर किस प्रकार करते थे, राजा ने जो गुप्तचर व्यवस्था लागू कर रखी थी उस गुप्तचर व्यवस्था का क्या काम था, वो कौन कौन से कर लेते थे, इन संबंध में सामाजिक व्यवस्था लिखी हुई थी। इसके बाद में आर्थिक व्यवस्था, इसी में आर्थिक वर्णन है, टैक्स के संबंध में था, है ना। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी या कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली थी या प्रजातंत्र शासन प्रणाली थी, और दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करता था, है ना। इसके अर्थशास्त्र की जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो विदेशों के साथ इसकी तुलना की गई है, विदेशों में किस प्रकार की स्थितियां थी, तो दूसरी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धर्म से संबंध में धार्मिक, है ना, एक धार्मिक स्थिति, इनका वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये जब बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते थे उस दौरान, जैसे सनातन धर्म की बात करें तो 16 संस्कार होते थे, तो 16 संस्कारों में किस प्रकार के वो संस्कार थे, किस प्रकार से वो विश्वास करते थे, देवी देवताओं को कौन से पूजा करते थे, जैसे वायु को देवता माना गया, पृथ्वी को देवता माना गया, जल को देवता माना गया, अग्नि को देवता माना गया, यानी उस दौरान के देवता कौन कौन थे,
उस दौरान वर्तमान वाले देवता थे या पूर्व समय के जो देवता थे, तो किस किस देवता को वो मानते थे, किस किस देवता को वो स्वीकार करते थे, इन सब का वर्णन हमें किसमें मिलता है, ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें मिलता है। यानी इन दो को तो आपको याद करना है कि इसमें किस किस का वर्णन मिलता है, ठीक है। यानी भारतीय इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, सबसे पहला राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में कल्हण द्वारा लिखी गई, और इस कल्हण की जो राजतरंगिणी है इसमें कहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये कब लिखी, 1150 ईस्वी में लिखी गई। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य का। इसमें किसकी स्थिति, उस दौरान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों का सारगर्भित वर्णन मिलता है। इन दो के अलावा केवल पुस्तक के नाम और उसके राइटर यही पूछ जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता इसमें किसका वर्णन होता है। और यदि पूछा भी जाए तो सेम स्थिति है, उस दौरान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। उस दौरान देश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी, इन सब का वर्णन हमें किस में मिलता है, उसकी पुस्तक में मिलता है। तो अगली पुस्तक देखो, इसमें हर्ष चरित्र की पुस्तक है, बाणभट्ट, है ना। गड्ढ ये वाकपति है, वाकपति ने पीछे गोडविल है, वाकपति की पुस्तक कौन सी है, गोडविल है। इसके अलावा विलहण, विलहण की पुस्तक है विक्रमा देवचरित, जयसिंह कुमारपाल चरित्र, नयनचंद, नयनचंद की हमीर महाकाव्य, और पद्मगुप्त नव सहनसांग चरित्र, और बल्लाल, बल्लाल की है भोजचरित, और जयानक की है पृथ्वीराज विजय। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, 3 है केवल इसमें, मतलब सबके याद नाम होते हैं तो अच्छी बात है, और यदि 3 के नाम भी याद नहीं होते हैं, इन सब के नहीं होते हैं, तो सबसे पहले आपको राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हण, इसमें कहाँ का इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का मिलता है। नंबर 2 अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य, और नंबर 3 पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। ये कई बार कंपटीशन में पूछ जाते हैं, इन पुस्तकों के नाम और राइटर के नाम पूछ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ऐतिहासिक साहित्य के बाद हम विशुद्ध साहित्य ग्रंथ पढ़ेंगे, जिसमें पुस्तकों के नाम याद करने हैं केवल। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्र का मत्स्यकटिकम, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, और कामानंद का नीतिसार। ये हैं जिसको हम कह सकते हैं नाट्य, यानी बहुत इतिहास को जानने के इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्रोत और भी हैं। इन स्रोतों की यदि बात करें हम, तो जैसे कोई कथा है, कोई नाट्य है, कोई नुक्कड़ सभाएं हैं, इनसे भी जो उस समय की वस्तु स्थिति थी, उस वस्तु स्थिति का हमें जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, या इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विशुद्ध साहित्य की। नाटक के अलावा यदि बात करें हम, तो कथा साहित्य। नाटक के अतिरिक्त कौन से हैं, कथा साहित्य। कथा साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाडे का वृक्षत कथा, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, और अमर सिंह का अमरकोश। ये प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य हैं। ऐतिहासिक साहित्य यानी इतिहास को जानने के प्रमुख विशुद्ध साहित्य ग्रंथ हैं, जो नाटक, जिसको नाटक कह सकते हैं नाटक के माध्यम से, या कथा, कोई कथा मंजरी के माध्यम से, या कोई नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी जो लिखा गया, उसे भी हम इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास को जानने का जो तीसरा स्रोत है धर्मेतर साहित्य में, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय साहित्य। किसी क्षेत्र विशेष पर जो साहित्य लिखा गया, अलग अलग क्षेत्रों का, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का जो उल्लेख किया गया, उसे हम क्षेत्रीय साहित्य कहते हैं। तो देखो, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ में भी, अलग अलग भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। जैसे प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। इस साहित्य के प्रणेता अगत्य ऋषि थे। यानी पूर्व समय की बात करें हम क्षेत्रीय साहित्यों की, क्षेत्रीय साहित्य का यदि अंकन करें तो तमिल साहित्य की बात करें, इसके बाद में प्राकृत साहित्य की बाद में पाली साहित्य, यानी अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं थी, उन भाषाओं के आधार पर वहाँ का जो क्षेत्रीय इतिहास था,
यानी वहाँ के इतिहास का जो वर्णन मिलता है, वहाँ की जो क्षेत्र की विशेष की जानकारी मिलती है, उस जानकारी को भी इतिहास को जानने के रूप में हम क्षेत्रीय साहित्यों का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु में कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन है, पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानवदे प्रबंध, बिट्टू सुजा का राजजेत सिरो छंद, सूर्यमिल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसिरी ख्यात और बांकीदास से ख्यात प्रमुख हैं जो भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत इन अलग अलग क्षेत्रों के। ये तो क्या थे जो पूर्व में आपने विशुद्ध साहित्य पढ़े, है ना, राजतरंगिणी है, अर्थशास्त्र है, ये जो वर्णन है इसमें तो पूरे देश का, जैसे राजतरंगिणी में कश्मीर, पूरे कश्मीर क्षेत्र का वर्णन मिलता है। उसके बाद यदि बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संपूर्ण भारत का वर्णन मिलता है। जैसे बाद में हम बात करें विशुद्ध साहित्य की, तो विशुद्ध साहित्य जो हैं उसमें पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत का उसमें वर्णन मिलता है। जैसे कालिदास का जो नाटक है, इसके अलावा मंजूश्री हैं, विष्णु शर्मा का जो पुस्तकें हैं, इन सब में क्या मिलता है, पूरे देश का वर्णन मिलता है ना। जबकि जो क्षेत्रीय साहित्य हैं, उस क्षेत्रीय साहित्य में जैसे तमिल साहित्य, तमिल क्षेत्र का आसपास का इलाका है, उसके संबंध में ही जानकारी हमें मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य को जानने के जो स्रोत हैं, साहित्य को जानने के प्रमुख जो क्षेत्रीय साहित्य हैं, किसी क्षेत्र विशेष पर जो लिखे गए, उसमें उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो क्षेत्रीय साहित्यों के बाद यदि बात करें हम, तो है क्षेत्रीय साहित्य में विदेशी यात्रा वर्णन, है ना। अगला हमें जानने का जो स्रोत मिला वो है विदेशी यात्रा वर्णन, यानी विदेशी लोग यहाँ जो भारत में आए, विदेशी यात्रा वर्णन या उनका यात्रा वृत्तांत, इन्होंने, जिसमें इन्होंने जो साहित्यिक रचनाएं की, उन साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भी हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। हाँ भाई, विदेशी यात्रा वृत्तांत, देखो भारतीय जो संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति है, उधर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसके आसपास की संस्कृति है। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति में संस्कार इनके अच्छे हैं, रहन सहन का क्या व्यवहार है, या इनका खान पान कैसा है, या यहाँ की विदेश नीति कैसी है, व्यापार करने के लक्ष्य क्या क्या हैं, किस आधार पर ये व्यापार करते हैं, इन सब का जो जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, भारतीय संस्कृति की स्थिति, सामाजिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, इन सब का अध्ययन करने के लिए पूर्व समय से ही भारत में विदेशी यात्री यहाँ आए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग विदेशी यात्री आए। जैसे आपने चीनी यात्रियों का तो खूब सुना है, चीनी यात्री हेनसांग है, फाइयान है, ये भारत में आए और भारत में आकर इन्होंने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। तो फाइयान तो भारत से इतने प्रभावित थे, यानी उस दौरान इन्होंने जो हेनसांग का वर्णन किया है कि यहाँ का जो शासक था इतना अच्छा शासन था, यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक व्यक्ति सोने की गठरी लेकर, सोने की गठरी सिर पर लेकर पूरे भारत का वर्णन यानी भ्रमण कर सकता है। चीनी यात्री जो हेनसांग है, जो फाइयान है, इन्होंने इतना अच्छा अंकन किया है, इन्होंने इतना अच्छी भारत की विशेषताएं बताई हैं, भारत के बारे में इन्होंने ये कहा है कि भारत में, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में सोने की गठरी लेकर घूम सकता है। इसका मतलब यहाँ क्या नहीं है, चोर लुटेरे नहीं है ना, बिना किसी भय से, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी संकोच के पूरे भारत में भ्रमण कर सकता है विदेशी यात्री। इसके अलावा यदि विदेशी यात्रियों की बात करें तो हम विदेशी विवरण में यूनानी साहित्य महत्वपूर्ण है। यूनानी लेखकों में टेसिसियस, हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी, इतिहास के जनक माने जाते हैं, उसने भी भारतीय वर्णन, भारत के इतिहास का वर्णन किया है। हेरोडोटस के अलावा नियार्क्स, एस्टियोबुल्स, ओनेट्रियबी, स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलेक्स, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है चंद्रगुप्त के दरबार में जो मैग्नस्तीज कवि आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी, मैग्नस्तीज। और मैग्नस्तीज की जैसे मूल प्रति है वो तो मिलती नहीं है ना। मैग्नस्तीज की जो इंडिका है, मूल जो भाषा में इन्होंने लिखी थी, मूल यहाँ का रहकर इन्होंने वर्णन किया था, और फारस के शासक के साथ जो वार्ता का दौर था, यहाँ से इन्होंने व्यापार करने की स्थिति को इन्होंने अपनाया था। ये जो मूल जो पुस्तक थी, ये मूल पुस्तक भारत में कहीं उपलब्ध नहीं होती है। ये कुछ भागों में संकलित स्वरूप
यानी धीरे धीरे जो चीज़ें थी उस दौरान मेग्नेस ने क्या लिखा होगा, यानी उसके जो कंपेरियर जो लेखक थे उस दौरान के, उसके इक्वल जो साथ में जो लेखक थे, इन्होंने क्या किया कि इंडिका के कुछ अंश लिखे, है ना, इंडिका के कुछ अंश उसमें लिखे मैग्नेस्टीज की पुस्तक। तो अन्य पुस्तकों को संकलित करके भारत में एक इंडिका जो पुस्तक थी इसका निर्माण किया, और इंडिका में भी भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बताया, सबसे समृद्धशाली राष्ट्र बताया है। और उस दौरान भारत की स्थिति इतनी व्यापारिक दृष्टि से इतनी सुदृढ़ थी कि विदेश का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देश हो, वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। क्यों चाहता था भारत के साथ व्यापार करना? कि भारत के साथ वो इसलिए व्यापार करना चाहता था कि भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र था, यहाँ से व्यापार के पैसे लेकर अपने देश का वो विकास करना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय की जो व्यापारिक स्थिति, उस समय की जो सामाजिक स्थिति, उस तरह की राजनीतिक स्थिति, इन सभी राजनीतिक स्थितियों में जो विदेशी वृत्तांत हैं, विदेशी वृत्तांत में आप यूनानी साहित्य को पढ़ सकते हो, चीनी साहित्य को पढ़ सकते हो, और इसके अलावा एक और साहित्य है जिसको हम कहते हैं तिब्बती साहित्य। यानी विदेशी यात्री वृत्तांत की बात करें तो 3 प्रकार के साहित्य पढ़ेंगे हम। नंबर 1 पर तो मान लो यूनानी साहित्य, तो बहुत सारे लेखक हैं, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किया, यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद में अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी, और सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है मैग्नेस्टीज की इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके जो महल बनाया हुआ था, लकड़ी का महल, सबसे सुंदर महल, उसके बारे में इन्होंने ये कहा था इंडिका पुस्तक में कि ये जो महल है, ये महल किसी व्यक्तियों द्वारा नहीं बना, ये असुर शक्तियों द्वारा बनाया गया महल, इतना सुंदर महल था उस दौरान। यानी वास्तुकला की बात करें हम तो वास्तुकला हमारी इतनी सुदृढ़ थी कि हमने एक महल बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, बाद में तो वो नष्ट हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने इतनी अनुशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि इतना अच्छा सुंदर महल मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, और ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं हो सकता, ये तो किसी देवी देवता यानी महान शक्तियों के द्वारा, जबकि वो महल भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया महल था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य अपने दरबार का अंकन करता था। इसके अलावा उस टाइम की उनकी स्वच्छता की बात की इन्होंने, है ना, इंडिका पुस्तक में इन्होंने स्वच्छता के बारे में बताया कि उस दौरान स्वच्छता अभियान इतना सुदृढ़ था कि उन्हें वलयाकार कुएं, है ना, वलयाकार कुओं का निर्माण बना दिया कचरा डालने के लिए। 2 प्रकार के कुएं हो गए थे, एक पेयजल के रूप में और एक जो सूना कुआं था उसमें कचरा संधारण के लिए भी, यानी वहां पर एक भी कचरा उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता था। पूरा का पूरा जो कचरा था उसका निसंधारण किया जाता था, उसे कचरे को वहां से बीन कर किसी दूसरे क्षेत्र में लाकर डाला जाता था। इसके बाद में बात करें हम चीनी साहित्यों की, तो चीनी साहित्यों की बात करें तो हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद में आपका हेनसांग के अलावा बात करें हम तो फाइयान का है। हेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण ग्रहण की और वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सियूकी में भारत की समकालीन इतिहास को, इति सिंह में 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का भ्रमण किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी वर्णन किया, भारतीय संस्कृति का अंकन किया इन्होंने। और अंतिम जो साहित्य है, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, और जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है तिब्बत, चीन के पड़ोसी राष्ट्र, जहां बौद्ध धर्म का खूब सारा प्रचार प्रसार, क्योंकि यहां से जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था, इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ, आज भी वहां पर बौद्ध धर्म की संख्या सर्वाधिक है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो तिब्बत में हुआ था, चीन में हुआ था। तो तिब्बती लोगों ने भी भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन करने के लिए, यहाँ की विषय वस्तु को जानने के लिए, यहाँ तिब्बत का जो वैज्ञानिक हैं या यूं कहें इतिहासकार हैं, वो भी भारत में समय समय पर आए हैं। तो देखो, इसमें तिब्बती साहित्य की बात करें तो तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों की उपयोगिता मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तंग्यूर और कंग्यूर के लेखक कौन हैं? तो तंग्यूर और कंग्यूर के लेखक हैं ताराचंद, इतिहासकार ताराचंद, जिसमें उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय के विदेशी लोगों के साथ संपर्क, इन सब की जानकारी हमें उनकी जो पुस्तक है उसमें मिलती है। इसके अलावा यदि बात करें, अरबी यात्री भूगोलवेताओं ने भारत के संबंध में जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी, मिडास ऑफ गोल्ड ने भारत में विवरण दिया है कि भारत का राज्य स्थल और समुद्र दोनों तरफ था। सिंध के इतिहास में चचनामा तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिता उल तवारिख में
पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के रूप में विदेशी यात्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस समय की पुस्तकें जो हैं, उन समय की पुस्तकों का जो वर्णन है, उस समय का जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध करवाता है, क्योंकि उस समय भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब का वर्णन हमें उपलब्ध करवाया है। बाकी इसके बाद में ये आपके साहित्यिक स्रोत पूरे हो गए। साहित्यिक स्रोत दो थे, एक आपने कल पढ़ा इसमें धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में अनेक प्रकार के धर्म से संबंधित, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित था, चाहे जैन धर्म से संबंधित था, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित था, वो साहित्य पढ़े। उसमें आपने धर्मेतर साहित्यों में वेद पढ़े, महाभारत, गीता, कुरान, इनके बारे में वर्णन किया। इसके बाद में धर्मेतर साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य के बाद में धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर में ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी यात्रा वृत्तांत, इनसे भी हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। अब हम ये जो थे, ये तो सब साहित्य ग्रंथ, यानी भारतीय इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक साहित्य ग्रंथ, यानी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है, और दूसरी है वंशावलियां हैं, या यूँ कह सकते हैं आप कोई खंडर खोदा, उस खंडर में जो भी अवशेष मिले, उस अवशेषों के माध्यम से भी हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का हम अंकन करके भी भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, जिसका वर्णन हम कल करेंगे।